जय हिंद दोस्तों। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी टेट 2011 के पर्यावरण के 30 प्रश्नों के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने 2011 के हिंदी और बाल विकास के सारे टॉपिक को कवर कर लिए थे। तो जिन भी दोस्तों को हमारा वीडियो देखना है वो हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर जो है आपको सभी वीडियो जो है मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में क्या दिया गया है। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? अनुमान लगाने का कौशल, लेखन का कौशल, संप्रेषण का कौशल या मापने का कौशल। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? संप्रेषण कौशल का विकास होता है। क्या होता है कि जितना ज़्यादा वो संप्रेषण करेगा उतने इससे क्या होगा, उसमें कौशल का, बच्चों में कौशल का विकास होगा। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है किससे? बाजार के रोल प्ले का आयोजन कराकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उपरोक्त सभी क्या है? इसमें अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को समझ विकसित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123। तो देखो इसमें क्या दिया गया है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, रिश्ते नाते, संस्कृति। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर पेड़ पौधे तो आते ही हैं, रिश्ते नाते भी आते हैं, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, तो ये सभी क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से या अनिवार्य शिक्षा से। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन ए बाल विवाह। हम बात करते हैं शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट क्या है? शारदा एक्ट 1930 का जो संबंध है बाल विवाह से हुआ था, और इस एक्ट में विवाह के लिए लड़के की जो आयु है, मतलब कि लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की जो आयु 14 वर्ष की गई थी, लेकिन उसको बाद में बढ़ाकर जैसे जैसे इसमें संशोधन किया गया और लड़कियों का उम्र 18 वर्ष किया गया, और क्या किया गया, और लड़कों का उम्र जो है 21 वर्ष किया गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए हम इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? देखो, अवसर प्रदान करने के लिए इनमें क्या नहीं करेंगे, बाकी जो करना है वो तो है, लेकिन यहाँ जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो देखो क्या नहीं करेंगे ऐसा दिया जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ये तो क्या सही है। ठीक है, हम उसको प्रेरित कर ही सकते हैं। उनके अवधारणा संरचना को स्पष्ट करने में मदद, ये भी कर देंगे, और उनको सुझाव व संकेत देंगे जिससे वो क्या करेंगे, नया ज्ञान सीखेगी, ये भी सही है। लेकिन उसको क्या करेंगे, ये सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, मतलब उसको अगर अच्छी तरह से समझा देंगे कोई भी आंसर को तो वो सीखने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें देखो क्या नहीं करेंगे बोल रहा है ना, तो यही वाला हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। क्या बोला जा रहा है? समाजीकरण का जो पहला पाठ कहाँ से? परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, सांस्कृतिक केंद्र से होता है या धार्मिक केंद्र से। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए परिवार से ही क्या होता है, बच्चे जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया सीखने के लिए वो मतलब कि वो प्रारंभ कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि परिवार जो है प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है, और इसका जो ढांचा है वो समाज विशेष से भिन्न हो सकता है परंतु केंद्रीय कार्य नहीं। जैसे क्या होता है कि बच्चे का पालन करना, समाज की संस्कृति से उसको परिचित कराना तथा बच्चों का समाजीकरण करना, ये सभी क्या हो जाएगा, फिर वो अपने परिवार के माध्यम से ही सीखता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। तो प्रोटीन का जो सर्वोत्कृष्ट स्रोत है क्या है? दूध है, मांस है, सोयाबीन है या अंडा है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? देखो, जो सर्वोत्कृष्ट स्रोत की बात हो रही है ना, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन में क्या है, सभी प्रकार के जो है इसमें जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। तो प्रत्येक प्राणी का जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह यह शरीर के ऊतकों के जो है विनिर्माण तथा क्या होता है, मरम्मत के लिए बहुत आवश्यक होता है। जिसमें क्या होता है कि सोयाबीन जो है सर्वाधिक प्रोटीन वाला स्रोत है, और इसमें जो है लगभग जो प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है, तो कितना होती है? प्रोटीन की मात्रा 37% तक होती है, इसलिए क्या है ये सर्वोत्कृष्ट इसमें स्रोत माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ऊर्जा का पिरामिड जो है आप देखे होंगे उसमें मतलब एक के ऊपर एक सीधा बनते जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है? समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत की बात हो रही है ना। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे। हरे पौधे में ही क्या हो जाता है कि अधिकतर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और लेकर क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी का कारण कर यही है ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130। तो देखो, छात्रों के लिए सीखने के लिए प्रमुख संसाधन है। इसमें क्या है? विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, उसके बाद है ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब इसमें बोला जा रहा है, देखो विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन ये भी जरूरी है, ग्रंथालय भी जरूरी है और सर्वे प्रोजेक्ट का निर्माण भी क्या है? बहुत जरूरी है। ये हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है? तपेदिक, कैंसर फेफड़ों का, या अल्सर, या अनिद्रा? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? देखो, धूम्रपान की हो रही है ना। तो इसके जो सही आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर, मतलब फेफड़ों का। तो इसमें क्या होता है कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग फेफड़ों का या मुख का कैंसर होता है। और कैंसर का रोग क्या है? विषाणुजन्य रोग है, जिसका जो है आरंभिक दौर में क्या होता है? कोई स्पष्ट लक्षण तो नहीं होता, किंतु कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें कैंसर का सांकेतिक जो है माना जाता है। जैसे कि जल्दी न मरने वाले घाव। इसमें क्या हो जाता है कि मतलब कि जो घाव होता है वो एकदम जल्दी नहीं भरता, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि असामान्य रूप से रक्त जो है बहने लगता है, और जो है इसमें निरंतर भोजन का जो है अनपचक होना। तो ये सभी क्या है? उसमें उसके कारण जो है धूम्रपान के कारण रोग होने लगता है, और ये जो है बाद में पता चलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो गैस की प्रतिशत होती है वो कितनी होती है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये तो लगभग सभी जानते होंगे कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? 78%। और ऑक्सीजन की जो प्रतिशत होती है वो कितनी होती है? 20, मतलब 21 होती है, ठीक है। उसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03 होती है। तो यहाँ पर सभी को दिया गया है, तो ये हमेशा याद रखना है। कोई भी इसका पूछ सकते हैं, ऑक्सीजन का पूछ सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 133, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? रिकेट्स है, रतौंधी है, स्कर्वी है, या क्वासी-ओरकर है? तो देखो, प्रोटीन की कमी से क्वासी-ओरकर होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और जो है रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी होता है, और विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। और विटामिन ए की कमी से यहाँ पर देखो, उसमें रतौंधी में क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, और क्या होता है कि मतलब आँख जो है, आँखों की बीमारी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति जो मिनट धड़कन होती है वो कितनी होती है? 72 मिनट प्रति मिनट, या फिर 70, 75, या 80? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ए, इसका क्या हो जाता है? 72। ये याद रखना है, ये कई बार भी एग्जाम में भी पूछा गया है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का जो उदाहरण है क्या है? वनों की कटाई है, शिकार है, निर्माण कार्य है, या ये सभी है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखो, प्राकृतिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण वनों की कटाई भी है, शिकार भी है, निर्माण कार्य भी है, और ये सभी मिलकर भी क्या करते हैं, जिसके कारण यह हमारा पर्यावरण का दोहन हो रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 136। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिससे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? देखो, संबंधित दक्षताओं का विकास करने की बात हो रही है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है कि ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, तभी क्या होता है कि वो उसमें विकास हो सकता है, और उसमें क्या है कि अच्छे तरीके से जो बच्चा है वो सीख सकता है, और पर्यावरण के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें जो है एक चीज़ और है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अगर विद्यार्थियों को खोज से संबंधित दक्षताओं का अगर विकास करने तो क्या किया जाए? एक शिक्षक को ऐसी समस्या का चुनाव करना चाहिए जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 137। तो यहाँ पर देखो, इसका जो आंसर है डी है, और यहाँ पर देखो 137 में क्या दिया है? विद्यालयीन शिक्षा में से जो सही शिक्षक का अनुपात है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो 1:30 का है, 1:40 का है, 1:50 का, या 1:60 का है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? देखो, विद्यालयीन शिक्षा में
जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात होता है वो कितना होता है फिर 1:30, मतलब 30 बच्चों में कितना होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया में कक्षा का आकार एक महत्वपूर्ण कारक है, और जो शिक्षक के पाठचर्या के दौरान क्या होता है कि संपादन की प्रक्रिया में विधियों और अभ्यासों के चुनाव को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है कि विद्यालयीन शिक्षा में 1:30 जो है शिक्षक तथा छात्र के जो सही अनुपात को इंगित करता है। अगर क्या होता है कि 30 से अगर ज़्यादा बच्चा होता है, मतलब कि 40 हो गया, तो मतलब बच्चों को मतलब कंट्रोल करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए इसको ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए है, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138। तो देखो, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का जो प्रमुख लक्षण है क्या है। देखो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, देखो वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की ठंडी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है वर्ष भर गर्मी रहना, ठीक है। ये हो गया, सॉरी 1 मिनट, तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। तो पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, बच्चों के अनुभव जो है, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम और ये सभी। तो देखो इसमें क्या है, सभी शामिल होने, बच्चों के अनुभव भी शामिल होने चाहिए, स्कूल का वातावरण भी होना चाहिए और उपयुक्त पाठ्यक्रम। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी। दिन और रात होने का जो प्रमुख कारण है क्या है, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दिन और रात की होने की बात हुई ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या हो जाता है फिर दिन और रात होता है, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे। जीन पियाजे और एल एन वाई गोस्की थे, जीन पियाजे और ब्रूनर थे, एल एन वाई गोस्की और ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कौन थे, जीन पियाजे और एल एन वाई गोस्की। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक और जो है ये सभी। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन डी क्या है, ये सभी, मतलब कि जलवायु कारक और भू आकृतिक कारक और सभी जीव, ये क्या है, पर्यावरण के प्रमुख घटक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इससे बच्चों का जो है अदाई कौशल परिमार्जित होता है और अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। विषय के बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर जो सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसमें क्या होता है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। तो हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, किसको, यकृत, वृक्क, फेफड़े या हृदय। तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए क्या होता है, यकृत के द्वारा ही क्या है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, मतलब पिछले वाले एग्जाम में मैं 2016 में बता चुका था, इसी ये भी आया करके। तो यहाँ पर देखो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 10% क्या होता है कि भोजन का जो स्तर है स्थानांतरित होता है। तो ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, अनुभव की अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधि एवं सत्यापन एवं उपरोक्त सभी। तो ज्ञान निर्माण की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, ये सभी आ जाएगा, अनुभव भी आवश्यक है और ये अवधारणा भी, और जो है अन्वेषण विधि एवं सत्यापन और उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है, इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 147। निम्न में से कौन जो है वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नीली हरी शैवाल क्या होता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। तो सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, क्या उदाहरण है, बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम और ये सभी। तो ये क्वेश्चन भी क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, मतलब ये भी 2014 या 2016 में आया था। तो ये जितना भी क्वेश्चन रिपीट होता है वो मतलब कि कहीं ना कहीं बार बार और रिपीट हो सकता है, इसलिए हमको ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या है सही उत्तर, बाल विवाह भी, दहेज भी और ये क्या है, बाल श्रम भी क्या है, जो सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है। ठीक है, ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए,
गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा और उपरोक्त सभी। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होती ना, तो गतिविधि आधारित कक्षा ये तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, तो ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा ये भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गतिविधि आधारित कक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालयों में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, और विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना क्या होता है कि उसमें प्रथम जो है प्रयास सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर हो गया हमारा आंसर सी, ठीक है फ्रेंड। तो अंतिम तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।